हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएनआर पेंसिल्स आर्ट स्टूडियो। आज हम इस ब्यूटीफुल सी कृष्णा ड्राइंग का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिगनर फ्रेंडली भी है। एक्चुअली ये ड्राइंग मैंने अपनी समर आर्ट क्लासेस में बच्चों को सिखाया था, और जब हम ड्राइंग कर रहे थे तो बच्चों ने ही सजेस्ट किया कि मैम इसका यूट्यूब ट्यूटोरियल बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी ड्राइंग को प्रॉपरली ट्यूटोरियल सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो क्लास अटेंड नहीं कर पाया है या कोई स्टेप्स भूल गया है वो भी घर बैठे आसानी से इसे बना सके। क्योंकि ये ड्राइंग काफ़ी डिटेल में है तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें हम हर पार्ट में एक स्पेसिफिक सेक्शन को डिटेल में समझेंगे ताकि बिगनर्स भी इसे इजीली फॉलो कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो आउटलाइन ड्राइंग के लिए हमने ग्रिड मेथड यूज़ किया है। ये जो रेफरेंस फोटो हमने लिया है इसके अकॉर्डिंग 16/24 सेंटीमीटर का ग्रिड विद 2/2 सेंटीमीटर सेल्स आपको बनाना है। मतलब आपको 16/24 सेंटीमीटर का एक आउटर बॉक्स बनाना है। देन उसके अंदर 2-2 सेंटीमीटर के गैप्स में आपको रोज एंड कॉलम्स ड्रॉ करनी है। अगर आप बड़े साइज के पेपर में ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको बस बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत है। बस जैसे ये जो प्रिंट आउट था वो 16/24 सेंटीमीटर का था, एंड जो मैंने ड्रॉ किया है वो A3 साइज का पेपर है। अगर मैं इसे जस्ट डबल कर देती तो मुझे 32/48 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना पड़ रहा था, जो कि A3 साइज से काफ़ी बड़ा हो गया। फिर मैंने इसे 1.5 टाइम्स किया है, मतलब कि 1.5 गुना। तो मेरा जो आउटर बॉक्स है 24/36 सेंटीमीटर का बना है, और जो सेल्स हैं उनका साइज़ 3/3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये ईजिली A3 साइज़ में फिट हो गया। तो बस आपको क्या करना है, बेस मेजरमेंट सेट करना है। मतलब जो भी आप प्रिंट आउट लेते हो रेफरेंस इमेज का, वो आपका बेस मेजरमेंट होगा, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। और आप ये सब फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो, बट बिगनर्स के लिए प्रिंट आउट सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप फ़ोन में ये सब ड्रॉ करते हो ना, तो आप बार बार जूम इन जूम आउट करते हो, और उससे क्या होता है, आपका ऑब्जर्वेशन गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बिगनर्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो प्रिंट आउट निकाल लें इसका, और फिर इसे बनाएं, प्रॉपर ग्रिड्स बनाएं उसके ऊपर, देन ड्रॉ करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द शेडिंग पार्ट। तो जो भी पार्ट आप शेड कर रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है, आपने जो आउटलाइन ड्राइंग बनाई है, अगर आप बहुत डार्क बनाते हो तो ट्राई करो कि बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करो। पेंसिल को गड़ाकर यूज़ मत करो। ओके, पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उससे, फिर आपकी शेडिंग भी ख़राब होती है, क्योंकि जब आप शेडिंग करते हो तो पेंसिल मार्क्स दिखने लगते हैं। इसलिए आपको पेंसिल लाइट चलाना होगा। और दूसरा ये कि नीडेबल इरेज़र का यूज़ करो। जो भी वर्क आपने किया हुआ है आउटलाइन ड्राइंग में, तो आपको नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके उसको लाइट करना है। देन उसके बाद आपको शेडिंग स्टार्ट करना है। तो ये वाला पार्ट हमने इसी तरह से किया था, जो कि मैंने क्लास में ऑलरेडी इसका डेमो दिया हुआ है। बट डोंट वरी, आपको बाकी के पार्ट्स की शेडिंग देखकर ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले इसे जितना पॉसिबल है उतना लाइट कर रही हूँ मैं। जितना भी पार्ट मुझे शेड करना है उस पार्ट को मैं लाइट कर रही हूँ। यहाँ आईब्रोज़ को हम लाइट नहीं कर रहे, क्योंकि वो पार्ट तो वैसे भी हमको डार्क बनाना है। हाँ, एक बात और, नीडेबल इरेजर को आपको रब नहीं करना है, आपको इसे डैप डैप करके ही यूज़ करना है, या फिर रोल ओवर करो, मतलब पेपर के ऊपर रोल कर दो। अगर आप इसको रब करोगे ना तो क्या होता है, नीडेबल इरेजर का कुछ पार्ट ना पेपर पर चिपक जाता है, और फिर वो निकलता ही नहीं है, तो हमेशा के लिए परमानेंट मार्क बन जाएगा वो। अभी देखो, जैसे ये जो ग्रिड लाइन्स हैं ये इरेज नहीं हो रही हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इसको इरेज करने के लिए आपको नॉर्मल इरेजर का यूज़ करना है। कभी भी आपको पेंसिल या पेन इरेजर का यूज़ इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि जब आप ग्रिड लाइन्स को पेंसिल इरेजर से इरेज करते हो ना, वो इरेजर वैसे भी हार्ड होती है, तो आप क्या इरेज करते हो, सिर्फ लाइन्स को इरेज करते हो। तो सिर्फ उतने पार्ट का जो पेपर होता है ना, उसका टेक्स्चर थोड़ा ख़राब हो जाता है, और जब आप उसे शेड करते हो तो इसके वाइट या डार्क पैचेस उसमें बन जाते हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसे लाइन्स इरेज करनी होती है ना, तो एक नॉर्मल इरेजर से इरेज करो, और पूरा इरेज करो, सिर्फ लाइन्स वाले पार्ट पे मत करो। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं इसे नॉर्मल इरेजर से लाइट कर रही हूँ, इतना कि सिर्फ मुझे विजिबल हो सकता है वीडियो में ना दिखे, बट ये मुझे दिख रहा है। जब हम इसमें ब्लेंड करेंगे ना शेडिंग के साथ, तो ये मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी जितनी भी ग्रिड लाइन्स हैं उसको एकदम लाइट बनाना है, और जो भी आपकी आउटलाइन ड्राइंग है उससे भी लाइट करना है। देन उसके बाद आपको शेडिंग करनी है। तो पहले आप प्रिंट आउट में देखो कि नोज़ किस तरह की दिख रही है, कहाँ कितना डार्क दिख रहा है, कहाँ कितना लाइट दिख रहा है, कहाँ मिड टोन है एंड कहाँ पे हाईलाइट्स है। डिफरेंट टोन्स एंड शेड्स जो हम वैल्यू स्केल में बनाते हैं, वही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से यूज़ करके बनाना होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक बेस लेयर दे रही हूँ, तो इसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे मैंने कुछ पार्ट्स पहले ही यहाँ पे मार्क कर लिए थे, लाइक हाईलाइट्स वाला पार्ट, मिड टोन्स वाला पार्ट, और अदर डार्क टोन्स वाला पार्ट। ओके, या फिर शेडो वाला पार्ट। तो इससे क्या होता है, ऐसे लाइट मार्क्स लगा लेने से मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे कहाँ पे कौन सा शेड करना है। तो आपको भी सेम मेथड फॉलो करना है। हाँ, बट ये इस तरह से मार्क्स लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपकी पेंसिल ज़रा सी भी गड़ा कर यूज़ मत करना, क्योंकि ये मार्क्स अगर वहाँ रह गए तो आपकी पूरी शेडिंग ख़राब हो जाएगी। ओके, इसलिए जितना हल्का हाथ आप चला सकते हो उतना हल्का हाथ चलाओ। ओके, तो फटाफट से एक बेस लेयर मैं इसमें डाल देती हूँ, और ध्यान रहे मैं अभी HB पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लाइट शेड चाहिए। ओके, बेस लेयर मैं लाइट में बना रही हूँ। हाइलाइटेड पार्ट्स जो है उसको आप बेस लेयर डाल सकते हो, या तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, या आपके ऊपर है, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो ये चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है। हमको जो लाइटर शेड चाहिए होता है वो ब्लेंडिंग से
आ जाता है। या तो आप वहाँ पे वाइट छोड़ दो या तो वहाँ पे आप लाइटर टोन का शेड कर दो, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसे आप अभी वाइट छोड़ दो, क्योंकि आपको उतना लाइट शेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बाद ही इम्प्रूव होता है। तो बेस लेयर के बाद हम एक कॉटन लेंगे और इससे इसको ब्लेंड करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और सर्कुलर मोशन हमको यूज़ करना है विद लाइट प्रेशर। आपको हो सकता है वीडियो में ऐसा दिख रहा हो कि मैं बहुत घिस घिस कर इसे यूज़ कर रही हूँ, बट कॉटन को ज़रा भी पेपर पे घिसना नहीं है, क्योंकि पेपर का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। आपको हल्के हाथों से इसे रब करना है बस, और सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है। जिस भी डायरेक्शन में आपने शेडिंग की है ना, उस तरह से इसको करना है, और धीरे धीरे करो पेशेंस के साथ, जब तक आपको एक स्मूथ इफेक्ट नहीं मिलता। ओके, तो ब्लेंड करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉटन या टिश्यू पेपर आप यूज़ कर सकते हो, बस आपको हमेशा लाइट प्रेशर से ही काम करना है। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली। अब मैं सेकंड लेयर कर रही हूँ, और इसके लिए आप 2B या 4B यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेचुरल प्रेशर से ही आपको ये काम करना है। ओके, रेफरेंस में आपको जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही करना है। जहाँ भी डार्क दिख रहा है आपको वहाँ पे ज़्यादा लेयर्स डालनी है, जहाँ आपको लाइट टोन दिख रही है वहाँ पे आपको कम लेयर्स यूज़ करनी है और कम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है। जैसे मैं अभी सेकंड लेयर में 4B यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2B पेंसिल यूज़ करो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टली 4B यूज़ करोगे तो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा ही डार्क शेड हो जाए। इसलिए पहले पेंसिल का कंट्रोल आना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो आप कंट्रोल कर लोगे। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि 2B और 4B यूज़ कर सकते हैं। जो लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं पेंसिल को तो वो 4B यूज़ करें, और जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो वो 2B यूज़ करें। आप लेयर्स बढ़ा देना। ओके, बस इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डार्क वैल्यूज़ चाहिए तो आप लेयर्स बढ़ाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डार्क कर दो बहुत ज़्यादा एक ही लेयर में, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपको डार्क वैल्यूज़ चाहिए तो आप लेयर्स बढ़ाओगे, और अगर आपको लाइट वैल्यू चाहिए तो आप लेयर्स कम रखोगे। ओके, दैट्स इट। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये शेडिंग इस तरह से मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। और जैसे ये पार्ट नोज़ की जो आउटलाइन है, यहाँ आपको सॉफ्ट लाइन बनाना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे फेस में स्पेशली क्या होता है, जो फेशियल फीचर्स होते हैं ना, उसकी आउटलाइन अगर आप अलग से बना देते हो शार्प लाइंस, तो वो थोड़ा कार्टूनिस्ट सा लगने लगता है, उसका नेचुरल लुक चला जाता है। इसलिए आपको कभी भी ना फेशियल फीचर्स के आउटलाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, शार्प लाइन से तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, सॉफ्ट लाइन यूज़ करना है। सॉफ्ट लाइन ऐसी होती है जो ईजिली ब्लेंड हो सके, मतलब जैसे आप शेडिंग करते हो ना, उसी तरह से आपको सॉफ्ट लाइन बनानी होती है, शार्प नहीं होनी चाहिए वो लाइन। ठीक है, तो मैंने जो आउटलाइंस थी इसकी नोज़ की, उसमें मैंने सॉफ्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको मैं जब शेड करूँगी उसमें ब्लेंड कर दूँगी। ओके, तो बस ऐसे ही मैं इस लेयर को कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें ब्लेंडिंग करेंगे। ओके, अब यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लाइटेस्ट पार्ट को, जो कि हमारे हाईलाइट एरिया हैं, उनको मैंने शेड ही नहीं किया सेकंड लेयर में। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट लेयर में तो ऑलरेडी कर दिया था, किसी किसी ने उससे वाइट पार्ट छोड़ दिया था, बट सेकंड लेयर में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो और डार्क हो जाता। जब हम ब्लेंड करते हैं ना, तो थोड़ा सा शेड डार्क दिखने लगता है, इसलिए जहाँ हमको लाइट टोन चाहिए वो ना बिगड़े, इसलिए हमने सेकेंड लेयर में उस एरिया को टच भी नहीं किया है, क्योंकि वो हमारा हाईलाइट एरिया है। ठीक है, तो इस लेयर के बाद हम इसमें ब्लेंडिंग करेंगे। और हाँ, हर बार आपको ब्लेंड करने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर की ज़रूरत है या नहीं। जब भी आप एक एक लेयर इसमें डालते हो शेडिंग की, और ब्लेंड करने के बाद आपको चेक करना होता है कि आगे और लेयर्स की नीड है या नहीं, तो अकॉर्डिंगली आपको सेम मेथड फॉलो करना है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, अब इसके आगे मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, देन आप रुक सकते हो। फिर अगर आपको बहुत लाइट लग रहा है और आपके रेफरेंस में थोड़ा डार्क है, तो एक लेयर आप और डाल सकते हो सेम मेथड फॉलो करके। ठीक है, ये जो रेफरेंस हमने लिया है वो शायद ऑलरेडी किसी ने कैनवस पर पेंट किया हुआ है। आई डोंट नो द आर्टिस्ट, बट हमने इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया है एज अ रेफरेंस। बट हाँ, अगर आप ऐसे किसी का वर्क यूज़ करते हो और उसे पोस्ट कर देते हो तो ये गलत होता है। आपको किसी की परमिशन लेनी चाहिए, जिसका भी वो वर्क है, देन आपको उसको ऐसे पोस्ट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। ओके, हम अभी इस चीज़ को सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप सीखने के लिए यूज़ करते हो ना तो ठीक है, बट आप ऐसे किसी और का आर्टवर्क खुद का बताकर यूज़ करोगे तो वो गलत होता है। बट हाँ, स्पेशल थैंक्स टू दिस आर्टिस्ट, क्योंकि इस आर्टवर्क से बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने बस उन्हें गाइड किया है, बाकी सीखा तो इसी आर्टवर्क से है बच्चों ने। सो उस आर्टिस्ट को स्पेशल थैंक्स। ओके, तो अब हम अपनी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए हम कॉटन या टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। अगेन, इसको बहुत घिसना नहीं है। ओके, इसका जो साइड पोर्शन है ना, वो आपको यूज़ करना है। सेम आपको ब्लेंडिंग स्टम्प में भी उसका साइड यूज़ करना होता है, बट आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है। कॉटन या टिश्यू पेपर सबसे सेफ ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग देते हैं और ये इजी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आप एक आई शेडो ब्रश यूज़ कर सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। आपने जिस डायरेक्शन में शेडिंग की है
आपको उसी डायरेक्शन में ब्रश से इसको ब्लेंड करना है। सर्कुलर मोशन भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए सर्कुलर मोशन बेस्ट होता है। ओके, बस इसमें हमको थोड़ा पेशेंस रखना होता है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसे ज़ोर से घिसोगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है आपकी शेडिंग में पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाए। इसलिए जल्दी और ज़्यादा प्रेशर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको पेशेंस रखना है, आराम आराम से इसे हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करना है। ओके, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कहीं कम कहीं ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप पेंसिल से करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी ब्लेंडिंग कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट में मैं एक बार कॉटन से ज़रूर ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि कॉटन से काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है। और एक और चीज़, इससे एक्स्ट्रा ग्रेफाइट भी हट जाता है। तो अगर आपका जैसे काफ़ी डार्क लग रहा है तो कॉटन उसको थोड़ा लाइट कर ही देता है। इसलिए कॉटन से एक बार ब्लेंड करना काफ़ी स्मूथ इफेक्ट देता है। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा लाइट दिख रहा है और हमारी जो रेफरेंस में है इतना लाइट है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज्ड कॉटन से एक बार बस ब्लेंड कर देंगे तो ये नॉर्मल दिखने लगेगा। ओके, तो इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी होती है शेडिंग के बाद। तो अब हम इसके फाइनल पार्ट में हैं। हमने सब कुछ अभी तक शेडिंग तो कर ली है, ब्लेंडिंग भी कर ली है। अब हमें इसमें हाइलाइट्स देने हैं। तो हम नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स देंगे। जहाँ भी चाहिए बस डैब डैब करना है हमको और ग्रेफाइट को पिक कर लेना है। एक्चुअली नीडेबल इरेजर आप जहाँ भी रखते हो ना, वहाँ से उस एरिया का ग्रेफाइट वो पिक कर लेता है। बस ये इतना आसान है। तो इस तरह से आपको हाइलाइट्स देना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइलाइट्स देने के बाद थोड़ा सा उस जगह पे ब्लेंड कर देंगे कॉटन से या फिर ईयरबड से। इससे नेचुरल लुक आता है। ओके, नहीं तो वो जगह अलग से वाइट वाइट दिखेगी, इसलिए हम थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं। अब हम नोस्ट्रिल्स में शेडिंग करेंगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये देखने में तो बहुत डार्क लग रहा है बट इसे पूरा डार्क नहीं करना है, हमको यहाँ पे ग्रेडियंट डालना होगा। तो इस तरह से आपको डार्क टू लाइट, जैसे नीचे आते आते आपको इसको लाइट कर देना है। स्टार्टिंग हम डार्क से करेंगे, देन धीरे धीरे जैसे हम नीचे आएंगे तो इसे लाइट कर देना है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ हो रहा है। वैसे तो ग्रेडियंट काफ़ी जगह यूज़ हुआ है पर स्पेशली मैं इस जगह पे हाईलाइट करके बता रही हूँ कि आपको इसको पूरा डार्क नहीं बनाना है। ओके, अगर आप इसे पूरा डार्क कर दोगे तो ये बहुत ही अजीब सा लगेगा, गंदा लगेगा। ओके, नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करो। तो इस तरह से आपको ये पार्ट, नोज़ वाला पार्ट कंप्लीट करना है और हमारा पूरा शेडिंग और ब्लेंडिंग का काम भी हो गया। लास्ट में नोज़ का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड मुझे रेफरेंस में दिख रहा है तो मैंने थोड़ा शेडिंग किया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा शेड करके बस ब्लेंड कर दूंगी एक बार। दैट्स इट। तो ये पार्ट इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस ड्राइंग का जो अदर सेक्शन है उस पर काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी मेरे साथ ये ड्राइंग बना रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी ड्राइंग कैसी बनी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ट्यूटोरियल सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।